योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभूत करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित संपूर्ण जो महाविद्यालय के आदरणीय प्रधान अध्यापक जी हैं और सभी शिक्षकगण हैं, और इसके साथ में पतंजलि का पूरा परिवार भी आपके सामने उपस्थित है, और इन सबको सादर नमन प्रणाम वंदन करते हुए आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम। ओम। आइए एक बार जरा कमर सीधी करके बैठेंगे थोड़ा सा, हाँ अच्छे लग रहे हो ज्यादा, और 3 बार ओम का जप करेंगे। 3 बार ओम के जप के साथ में फिर आगे बढ़ेंगे, गहरा लंबा श्वास लेते हुए ओम। पुनः आप सभी को सादर प्रणाम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने इस विद्यालय के महाविद्यालय के प्रांगण में डेली कल से और आज 2 दिन का एक शिविर हम लोगों ने लगाया। तो उसी श्रृंखला में आज आप लोगों से भी बात कर रहे हैं। अभी हम लोग आटकोट भी गए थे, वहां पर भी छात्रालय में एक सत्र था, और अब आप लोगों के साथ में थोड़ा सा योग के विषय में, क्योंकि योग को लेकर के कहीं ना कहीं हम युवाओं को ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू अस, ये हमारे वाली बात ही नहीं है। कुछ लोग उससे थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी काल में और एक जीवन में योग की कितनी आवश्यकता है, ये अगर हम समझे तो हम अपने जीवन को एक बहुत बेहतर रूप में परिणत कर सकते हैं। तो आज उसी विषय में आप लोगों से बात करेंगे, और उसी विषय में आगे अगर हम चलें तो जैसा कि हमें दिखाई देता है कि हम जो एक आइडेंटिटी के रूप में हैं, हम एक सिंगल आइडेंटिटी है, हमें हमारे नाम से जाना जाता है। तो ये सिंगल आइडेंटिटी बनी सिंपल अगर देखा जाए तो 3 चीजें हैं जो मुख्य रूप से मिलकर के आपके शरीर को, आपके जीवन को बनाती है। एक हमें आंखों से दिखाई देता है शरीर, दूसरा आंखों से दिखता नहीं है परंतु उसका बहुत प्रभाव है, और हम जानते हैं कि वो है मन, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत इफेक्ट करता है, और तीसरा है आपका आत्मा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल। तो शरीर, मन और आत्मा, इन 3 तत्वों का संयोग ये जीवन है, और इनमें से कोई भी एक तत्व ना रहे तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो शरीर है और मन है, ये तो ऐसे हैं कि ये क्योंकि प्रकृति से ही बने हैं, और प्रकृति के अलग अलग सम्मिश्रण से सारी चीजें बनी हैं। मतलब जैसे कि हम जानते हैं ना कि 5 महाभूतों से मिलकर के शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसी का उन्हीं 5 तत्वों की सूक्ष्म रूप से मिलकर के हमारा मन भी बना है। और जो बना है वो एक ना एक दिन खत्म भी होता है, वो पूरा भी हो जाता है, और जो बना है उसके अंदर कमियां भी होती हैं, उसके अंदर और कमी आने की संभावना भी होती है। जैसे ये माइक है, ये भी तो इन्हीं सब चीजों से बना है ना, ये भी तो प्रकृति से बना है, तो इसकी भी एक सर्टेन लाइफ है। आप उससे ज्यादा इसको यूज नहीं कर पाओगे। बहुत संभाल के रखोगे 5 साल 10 साल ये चल जाएगा, कम संभालेंगे तो 1 साल भी मुश्किल से चल पाएगा। फिर जब ये चल रहा होगा तो उसमें संभालने के ऊपर है, फिर बीच में अगर खराब हो जाए तो आप इसको ठीक कर सकते हो। इसमें डलने वाले सेल्स की भी एक लाइफ है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी जो है उसकी भी एक लाइफ है। हम इसको संभाल के रखते हैं तो 80 90 100 वर्ष तक आराम से चला सकते हैं, और कैसा चलेगा ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको डील कैसे करते हैं। क्योंकि आप अगर फोन है, फोन को आप अच्छे से रखोगे तो ज्यादा चलेगा, अच्छे से नहीं रखोगे तो 6 महीने भी नहीं चलेगा, 3 महीने भी ढंग से नहीं चलेगा। और ऐसे ही हमारा ये शरीर भी है, और सेम मन भी है, उसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मन है जो लाइफ के बाद भी चलता है, वो आगे की बात है। लेकिन इन दोनों का के अंदर विकृति भी आ सकती है। जैसे शरीर के रोग तो आपने सुने होंगे ना,
चोट लग जाना, वो शरीर का कष्ट है। ऐसे ही शरीर के कष्टों में और क्या आता है, रोगों में, जैसे डायबिटीज का हो जाना, कमर दर्द हो जाना, बालों का झड़ना, किसी को थायराइड हो जाना, किसी को बीपी हो जाना, कैंसर हो जाना, ये क्या है, सब शरीर के रोग हैं। तो मतलब शरीर में भी विकृतियां आ सकती हैं। और ऐसे ही मन की बात करें तो मन के रोग कौन कौन से होते हैं, आप ही बताओ, बताओ, कुछ तो आंसर दो। मन के भी तो रोग होते हैं ना, तो मन के रोग कौन कौन से होते हैं बताओ। अरे ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो होगा, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में 90% गलत ही आंसर दिए। चलो बताओ। हाँ हाँ, डिप्रेशन है, और ओवर थिंकिंग है, और क्या है, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग एंड व्हाट एल्स, और क्या है, बताओ बताओ। चलो मैं बताती हूँ आपको। झूठ बोलना, गुस्सा करते हो, हाँ ये मन की बीमारी है, गुस्सा करना। बताओ, डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग एंड एंजाइटी, दीज आर रिजल्ट्स, ये तो फाइनल रिजल्ट है। लेकिन ये रिजल्ट आ किस चीज से रहे हैं, गुस्सा, झूठ बोलना, लालच, अहंकार, ये जो हमारे अंदर की डेफिशिएंसीज है ना, ये कमजोरियां, मन की कमजोरियां, ये फाइनली इन सब चीजों को रिजल्ट, इनका रिजल्ट लेके आती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लालच से भरा हुआ है ना, तो वो क्या करेगा कि अपने अलावा दूसरे की चीज को भी पाने की कोशिश करेगा। और आजकल के समय में तो लोग डिप्रेशन में है ही इसीलिए, मैक्सिमम लोग, क्योंकि उनकी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रही, और हो भी जाए तो उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं है। और जो व्यक्ति इन सब चीजों पे फंसा हुआ नहीं होता, उसको सेटिस्फेक्शन ऐसे ही रहता है, वो अपना पुरुषार्थ करेगा, कर्म करेगा, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, उसको पता है कि उसको ये करना चाहिए, इसीलिए करेगा। और जैसे कई बार, जैसे अगर हम रिलेशंस की बात करें, माता पिता को लगता है बच्चे उनके डिजायर्स को फुलफिल करें, ना करें तो परेशान। उधर बच्चों को लगता है कि माता पिता हमारी डिजायर्स को फुलफिल करें, ना करें तो बच्चे परेशान। वहीं अगर हर कोई ये सोचने लगे कि भाई बच्चों का धर्म है कि माता पिता का कर्तव्य का अपने जो है उनकी इच्छा उन्हें पूरा करना, वो हमारा धर्म है, उसको हमें पूरा करना चाहिए, और अपनी तरफ से पुरुषार्थ करें, तो माता पिता भी संतुष्ट और बच्चे भी संतुष्ट। पर एक्सपेक्टेशंस नहीं, आउट ऑफ, हम लोग अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को महसूस करते हुए इस चीज को कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर माता पिता भी बच्चों के साथ में कि भाई इसको जन्म देना मेरा धर्म था, इसका पालन पोषण करना मेरा धर्म था, इसलिए मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, बाकी इसका जीवन इसको खुद संभालना है, संवारना है, तो वो लोग भी दुखी नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात है समझ की। ये समझ क्यों नहीं आ पाती है, समझ अनवांटेड डिजायर्स, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, और ये किस चीज से उपस्थित हो रही है आजकल की दुनिया में। सबसे ज्यादा दिक्कत है दिखावा, इन सब चीजों में, कि कोई मुझे जाने, कोई मुझे पहचाने, मेरे पास पद हो, किसी ना किसी चीज का लोभ है, किसी ना किसी चीज का लालच है कि मेरे नंबर ज्यादा आए, तो मतलब नंबर ज्यादा, कुछ लोग होता है पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट होता है इसलिए वो पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि ये दिखाने के लिए भी करना है। तो वो सारी चीजें क्या है ना, कि जब हम आउट अपने आप से एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और फिर वो उतनी फुलफिल हो नहीं पाती हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस हैं, और उनको फुलफिल करने के लिए जो हमें पैरामीटर्स लेने चाहिए वो हम ले नहीं पाते। तो क्या होता है, फाइनली डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आता है। ये हम लोग अपने आप से भी ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने रिलेशंस, अपने माता पिता या भाई बंधुओं से एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है, खुद से भी ओवर एक्सपेक्ट करना। और वो ओवर एक्सपेक्ट में हमारे पास जो दुनिया के सामने कुछ परफॉर्मेंसेस करनी है वो नहीं हो पाती है, तो फिर दुखी हो जाना, और फिर उसके बाद ये दुखी होने की श्रृंखला चलनी शुरू हो जाती है। तो ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है मन की कमजोरी से। तो जब हम झूठ बोल रहे हैं, जब हम गुस्सा कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या अहंकार है, या हमारे अंदर लोभ है, लालच है, या घृणा है, तो ये सब चीजें क्या है, ये मन की बीमारियां हैं। तो शरीर में भी कमजोरियां आने की संभावना होती है और मन में भी, लेकिन आत्मा इनसे अलग होता है। आत्मा के अंदर कमजोरी नहीं आती। आत्मा के लिए तो जैसे गीता में भी एक श्लोक आता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। कि आत्मा तो ऐसी है कि उसको ना तो आप शस्त्र से काट पीट सकते हो, ना अग्नि से जला सकते हो, ना पानी से उसको गीला कर सकते हो, और ना हवा से सुखा सकते हो। और आत्मा इन डिजायर से भी परे है। पर आत्मा के साथ क्या है, उसकी लिमिटेशंस है।
वो खुद कर्म नहीं कर सकती, वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, वो समझ नहीं रख सकती। इसीलिए भगवान ने हमें ये शरीर और ये मन हमें साधन के रूप में दिए हैं। These are our tools to live our life better। अब बात ये है कि हमारे पास फोन है, उस फोन के अंदर फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हम यूज करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने फोन के अंदर खूब सारा डेटा भर लिया, तो फोन क्या होगा? हैंग हो जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमें अपने शरीर को यूज करना है, हमारा दिमाग है, हमारी बुद्धि है, इसको हमें यूज करना है, लेकिन हमने बहुत सारे थॉट्स भर लिए, हमने बहुत सारा खाना भर लिया, और हमने बहुत सारा उल्टा सीधा खाना भर लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कि बाइक में डलना चाहिए था पेट्रोल और हमने डीजल भर लिया, तो क्या होगा? बाइक चौक हो जाएगी, फोन चौक हो जाएगा, फोन भी हैंग हो जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर भी हैंग हो जाता है, हमारा शरीर भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो अगर हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो देयर हैज टू बी सर्टेन पैरामीटर्स। हमें अपनी लाइफ में समझना पड़ेगा कि जैसे पेट्रोल की बाइक में डीजल नहीं डाला जा सकता, वैसे ही शरीर के अंदर अटपटे पदार्थ डाल करके हम इसको स्वस्थ नहीं रख सकते। नाउ द रिसर्चेस आर गोइंग सो वेल कि भाई हमें ये भी पता चल रहा है कि हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हम जो सुनते हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतना ज्यादा प्रभाव इन सब चीजों का पड़ता है। जैसे एक ऑस्ट्रेलियन एक एजेंसी ने रिसर्च की, मैंने बहुत पहले पढ़ा था उसके विषय में, उसके बाद तो और भी रिसर्च हो गई है, कि उन्होंने ये रिसर्च की कि जो गर्भवती महिला थी उसको उन्होंने खाने का देखा कि क्या क्या खिलाना है। तो एक ग्रुप ऑफ लेडीज को उन्होंने क्या खिलाया? बाहर का खाना, फास्ट फूड, जो बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड फूड होता है, या जो मैदा है, जो चिप्स हैं, इस तरह की चीजें खिलाई। और फिर एक उन्होंने महिला को खिलाई थोड़ा घर का खाना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल। तो उनके जब बच्चों का जन्म हुआ तो देयर वाज अ डिफरेंस। जो बच्चे फास्ट फूड वाले थे ना, उन बच्चों को बचपन से ही एंग्जाइटी ज्यादा, गुस्सा ज्यादा, जो चीज है वो चीज चाहिए, उसको मतलब होल्ड करना है, और ना पूरे हो कोई उनकी डिजायर तो गुस्सा करना है, हाथ पैर मारना है, और उनके अंदर वायलेंस भी ज्यादा था। वहीं बच्चों के ऊपर भी किया गया ये बात में, और बच्चों में भी सेम रिजल्ट थे। और वहीं जब सात्विक फूड वाले बच्चे को देखा तो वो बच्चा ज्यादा काम था, ज्यादा कूल था, वो ज्यादा समझ थी उसके अंदर, और वो बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं कर रहा था। ये प्रकृति का प्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्योंकि शरीर और मन इन्हीं तत्वों से तो बन रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। ऐसे ही मैंने उसमें एक रिसर्च में एक और आगे की रिसर्च स्टडी देखी कि जैसे एक महिला थी, शी गॉट प्रेग्नेंट बट शी यूज्ड टू हैव ड्रग्स। अब उसको ड्रग्स की आदत पड़ी हुई थी। डॉक्टर ने कहा भाई प्रेग्नेंट हो, आपको ड्रग्स छोड़ने पड़ेंगे। उसने नहीं छोड़े, वो छोड़ नहीं पाई। तो क्या हुआ? फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा तड़प रहा था, और वो दूध के लिए नहीं, वो ड्रग्स के लिए तड़प रहा था। तो इतना ज्यादा ये पेरेंट्स का प्रभाव पड़ता है कि आगे की, मतलब ये तो रिसर्च स्टडीज बता रही है ना, ये बच्चों के ऊपर भी की गई कि आप बच्चों को क्या खिला दो। तो जो हम खाते हैं उससे हमारा मानस तैयार होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और जब हम योग की बात करते हैं तो योग वो विद्या है जो हमें आत्म संयम रखना सिखाती है। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, जानते हैं, पर फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतनी रच बस गई है कि उसमें कैफीन तक ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं, और हम लोगों को आदत डालने वाली चीजें डाली जाती है, सब कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये क्या है? ये मन हमारा कमजोर है। हम सही चीजों को जानते हुए भी अपनी लाइफ में अडेप्ट नहीं कर पा रहे। तो इस मन को मजबूत कैसे किया जाए, इस तन को मजबूत कैसे किया जाए? तो वो जो सोर्स है वो योग है। और योग कितना पुराना है? अच्छा ये सोचो भाई, जितना पुरानी भूख है, जितनी पुरानी प्यास है, उतना पुराना योग है, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है उतनी पुरानी है। तो हमारे आदरणीय भरत जी, हमारे ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन के साथ में स्वागत करेंगे सभी लोग। तो योग बहुत पुराना है, जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है, जितना पुराना हमारा इतिहास है, उतना पुराना योग है। तो उसमें हमारे लिए क्या जरूरी है? देखो, अब जैसे आप लोगों के साथ में एक चीज होती है, कहना नहीं चाहते थे, गलती से निकल गया, होता है ऐसा। बोलना नहीं चाहते, मुंह से निकल गया। करना नहीं चाहते थे, गलती से हो गया।
ये क्या है? ये मन की कमजोरी है। तो आज हमें इसी चीज पे बात करनी है कि शरीर भी हमें स्वस्थ चाहिए, मन भी हमें स्वस्थ चाहिए। अब अगर आप पेन किलर खाते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए पेन में तो आराम मिल जाएगा, लेकिन आपका मन मजबूत होगा? या जिन गलतियों की वजह से कमर में दर्द हुआ उन्हें ठीक किए बिना क्या कमर में दर्द ठीक होगा? वो नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो मन पे भी काम करे और तन पे भी काम करे। और उससे आगे आप लोगों से पहले एक चीज पूछना चाहती हूँ। अच्छा मुझे बताओ, कैसा भारत चाहिए आप लोगों को? स्वस्थ भारत चाहिए कि बीमार भारत चाहिए? बताओ, कमर तो सीधी करो। कैसा भारत चाहिए आप लोगों को? कैसा चाहिए? स्वस्थ भारत तो हम सबको चाहिए। स्वस्थ चाहिए, मजबूत चाहिए, सक्षम भारत चाहिए। लेकिन भारत कैसा हो रहा है? भारत 3 साल की आयु में डायबिटीज हो रहा है। भारत को 5-5 वर्ष की आयु में थायराइड हो रहा है। हम देख रहे हैं अपने भारत को कि वो 10 साल की आयु में हार्ट अटैक से मर रहा है। हम देख रहे हैं अपने को 15 साल की उम्र पहुंचते नहीं वो कैंसर से मर रहा है। कि घरों में ये सच्चाई देख रहे हैं। तो जैसा भारत हमें बनाना है, मतलब चाहिए, वो तो वैसा बनाना पड़ेगा। और भारत कोई मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं, ये तो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। आप और मैं भारत है, और भारत की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। और उसमें जिम्मेदारी में सबसे पहले हम स्वयं आते हैं। जैसा आपको भारत चाहिए वैसा हमें स्वयं बनना होगा। अगर हमें ईमानदार भारत चाहिए तो वो ईमानदारी हमारे अंदर होनी होगी। अगर हमें शांत और सक्षम भारत चाहिए तो हमें वैसा बनना पड़ेगा। अगर हमें स्वस्थ भारत चाहिए तो हमें वैसा बनना पड़ेगा। तो खुद से ही शुरुआत करने की आवश्यकता है कि हमें अपनी लाइफ कैसी चाहिए। और भी सोचो, देखो हम अपने घरों में हैं, माता पिता को देखते हैं। आपसे हाथ उठा के तो नहीं पूछती, परंतु ये सत्य आप सब मानोगे, हम सब के या तो डायबिटीज पहुंचा हुआ है, या तो कोलेस्ट्रॉल पहुंचा हुआ है, या थायराइड की समस्या है, या तो किसी के माता पिता के कमर में दर्द रहता है, या किसी के घुटने ठीक से काम नहीं करते, या तो सिर में दर्द रहता है, या तो बीपी हाई है। ये सारी समस्याएं हमारे घरों में पहुंची हुई है ना? पहुंची हुई है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं है? आप लोग हाँ या ना ही नहीं करते। ऐसे ना कर दो कि नहीं है, यहाँ करो, है या नहीं? हम लोग अपने घर में और परिवारों में ये सब चीजें देख रहे हैं ना। तो मुझे एक बात बताओ, आज से 10 साल बाद आप लोगों की लाइफ कैसी होगी? जिस तरह का लाइफ स्टाइल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या घुटनों में दर्द हमारे नहीं होगा? हमारे पेरेंट्स के तो फिर भी बात ना आया है। हम लोगों ने तो और डिस्टॉर्टेड लाइफ स्टाइल लिया हुआ है। जो हमारा फास्ट फूड है, बाहर का खाना, हम जो देख रहे हैं आजकल की हमारी नेटफ्लिक्स की सीरीज, अमेजन की सीरीज, ये सब कुछ जो हमारे लाइफ में चल रहा है, जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं, जिस तरह की चीजों पे हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है। पहले कभी लोगों का फोकस कुछ और हुआ करता था, आज के समय में हमारा फोकस इस पे शिफ्ट हो गया कि हम कैसे दिख रहे हैं। किसी ने यहाँ पे अपने अपने स्टाइल का हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, क्योंकि सुबह में आते हमें खाना मिले या ना मिले, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे बाल बने हुए होने चाहिए। हम लोगों के अंदर में अच्छा कोई विचार जाए या ना जाए, लेकिन हमारी लाइफ में ये हो गया है कि हमारे कपड़े कैसे होंगे। कॉलेज में जाएंगे तो फलाना व्यक्ति हमें देखेगा तो क्या सोचेगा, हमें अच्छा दिखना है। हम यही जो चीजें ना, यही गड़बड़ है। यहाँ पे फोकस शिफ्ट हो गया। हमारी एनर्जी तो लिमिटेड है ना, या तो आप फोकस इधर कर सकते हो या तो उधर कर सकते हो। जबकि फोकस चाहिए कि मेरा दिमाग अच्छे से काम करे, मेरे अंदर अच्छे विचार आए। अच्छे आने चाहिए विचार हमारे अंदर, की गलत आने चाहिए। बट आजकल गलत विचारों को कूल माना जाता है, और यही हमारे समाज के अंदर टीवी मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। परंतु अगर वो कूल है तो फिर हमारी जो जेनजीज की जनरेशन है, या जेन एक्स और जेन अल्फा जो जनरेशन आ चुकी है, वो इतनी अशांत क्यों है? उसको हर बात पे गुस्सा क्यों आ रहा है? वो हर अंदर से अशांत क्यों महसूस करती है? उसको हर बात पे एंजाइटी क्यों हो रही है? अगर यही सब चीजें कूल होती, अगर कोल्ड ड्रिंक कोको कोला कूल होता, अगर पिज्जा कूल होता, तो फिर हमारे बच्चे इतने हॉट क्यों हो गए अंदर से? उनके अंदर दिमाग में इतनी गर्मी कहाँ से आ गई? ये कूल नहीं है। कूल वो है जो हमें सही सोच दे सके, जो चीज समझ दे सके। भोजन वो अच्छा है जो हमें अंदर से
शांत कर सके, जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़ सके। और संस्कृति से दूर होकर के भी हम देख रहे हैं अशांतियां बढ़ती चली जा रही हैं, पेशेंस कम है, और हम लोगों का ध्यान हमारी पढ़ाई से ज्यादा फेसबुक पर है, हमारा ध्यान इंस्टा पे ज्यादा है, हमारा ध्यान इस चीज पे ज्यादा है कि इन्फ्लुएंसर्स दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं। और आप उन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ जाकर के देखो तो वो खुद अंदर से खत्म है, वो खुद इन्फ्लुएंसर्स 30-30 साल की आयु में आकर के आत्महत्या करके मर रहे हैं। तो ये तो वो जीवन नहीं है ना, जो जीवन हमारे वो जीवन जो हमें शांति प्रदान कर सके। इसीलिए हमें फिर से लौटने की आवश्यकता है। किस तरफ? हमें फिर से लौटने की आवश्यकता है अपने पूर्वजों के ज्ञान की तरफ, क्योंकि हम जिस भारत भूमि के अंदर जन्मे हैं ना, ये भारत भूमि सामान्य भूमि नहीं है, ये ऋषियों की भूमि है, जहाँ तपस्या की गई और उसका परिणाम हर क्षेत्र में है। हर कोने कोने के अंदर ऋषियों की तपस्याओं का परिणाम है, और उन्होंने तपस्या से अपने जीवन को साधा, इस भारत को साधा, और उस ज्ञान परंपरा को हमें देकर के गए, जिस ज्ञान परंपरा से हम पहले ही विश्व गुरु थे और आगे भी विश्व गुरु बनने के का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन उसके लिए एक अच्छी सोच चाहिए, एक अच्छी समझ चाहिए, जीवन में अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए, और हमें अपने जीवन के अंदर एक सक्षम और सामर्थ्यशाली मन चाहिए। जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम योग का अभ्यास करते हैं, तो हमें ये सब कुछ मिलता है, हमें मेडिटेशन से ये सब कुछ मिलता है। आप करके देखो और आप अपने जीवन के अंदर उस शांति को महसूस कर पाओगे, आपको पता चलेगा। जैसे ये एक प्राणायाम आपको बताते हैं कि हमें अगर अच्छा शरीर चाहिए, अच्छा मन चाहिए, तो हमारा पहले तो अपने प्राण पर, वायु पे कंट्रोल होना चाहिए। चलो आपको भस्त्रिका कराते हैं, थोड़ा सा भस्त्रिका ट्राई करते हैं। करोगे ना सब लोग? कमर सीधी करो, गहरी लंबी सांस लो, बाहर छोड़ो, लो 2-2.5 सेकंड लगा करके, और फिर छोड़ो, फिर लो, ऐसे लंबी लंबी लेना और छोड़ना। ये तो है बहुत रेगुलर स्पीड के साथ में। और जिनको भी शरीर में अलग अलग प्रकार की कमजोरियां होती है ना, तो उनको रेगुलर स्पीड के साथ में कराते हैं, जिनके शरीर में सामर्थ्य कम होता है। और आप हो युवा, तो आप लोगों के साथ करने का मन करता है थोड़ी तीव्र गति से। चलो आधा मिनट ऐसे, पहले आपको करके बताती हूँ तीव्र गति से कैसे होता है। ये तीव्र गति, फास्ट स्पीड, ट्राई करें। ज्यादा 30 सेकंड कर लेना मेरे साथ। ज्यादा नहीं करना, बस 30 सेकंड कर लेना मेरे साथ में। चलो करो, एक बार ट्राई करते हैं। गहरी लंबी सांस लो तीव्र गति से। किया आप लोगों ने आधा मिनट? बस आप आकलन कर लो हमारे फेफड़ों की अवस्था क्या है। और मैं आप लोगों के साथ में इसको 5 मिनट और कर सकती हूँ बड़े आराम से, क्योंकि हमने फेफड़ों को थोड़ा मजबूत किया हुआ है। खांसी जुकाम भी लग जाए तो भी फेफड़े मजबूत रहने चाहिए। एक बार और ट्राई करके देखें, बताओ। चलो एक बार और करते हैं, ज्यादा नहीं, आधा मिनट फिर से करते हैं, एक बार और करो। ऐसे अपने फेफड़ों को मजबूत बनाओ। स्ट्रॉन्ग लंग्स, जितने ज्यादा आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे ना, उतना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना अच्छा इम्यून सिस्टम। और दुनिया चलती किस पे? एनर्जी पे। और हमारा शरीर भी तो एनर्जी पे चल रहा है ना।
हम जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो भी कुछ समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, ये सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। आप जो खाना खाते हो उसके डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए, ऐसे उसके सर्कुलेशन के लिए भी, जो आपका खाना पच गया उसका जो रस तैयार हुआ उसके सर्कुलेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आपका हार्ट पंपिंग नहीं कर सकता। और आप जब अपने शरीर में जब आपकी ऊर्जा बनती है ना, एनर्जी जो बनती है वो बनती है सेल्स में। उस एनर्जी को बनाने के लिए भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए हर सेल को। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है जो भोजन हम करते हैं उसके पचने से और ऑक्सीजन से। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हमारी सांसें गहरी और लंबी होती हैं, तो ऑक्सीजन का रिटेनमेंट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है वो हाई हो जाते हैं। और जब एनर्जी प्रोडक्शन हाई रहेंगे ना, तो आपके अंदर अपने आप एनर्जी आप फील करोगे, और वो रिजल्ट क्या होगा? आप बीमारी लग भी गई तो तुरंत रिकवर हो जाओगे, क्योंकि शरीर बीमार नहीं रहना चाहता। दूसरा, मन बहुत मजबूत महसूस करोगे आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करोगे कि मैं हर कार्य कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इसके साथ में आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी रहेगी। देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, वो भी करीबन एनर्जी जो हम टोटल प्रोड्यूस करते हैं उसका 50 to 80% हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग में कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि मैक्सिमम काम तो ब्रेन को डिसीजन लेने हैं ना। इसके दो सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। कुछ डिसीजन ये बाय ऑटोमेटिकली अपने आप ले रहा है। मोटरी नर्वस सिस्टम और आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन देता है, आपका एक्शन जो करता है मोटरी नर्वस सिस्टम, वो कुछ आप खुद से करते हो। जैसे मैंने कहा, हाथ को उठाना है या बोलना है या देखना है या सुनना है, तो ये मैं इंस्ट्रक्शन खुद अपने ब्रेन को दे रही हूँ। और फिर जो सुना जाएगा, देखा जाएगा, वो देखने के बाद प्रोसेसिंग भी तो ब्रेन ही कर रहा है ना। तो ये सारे कामों को करने के लिए ऑलरेडी हमारे ब्रेन को 50 to 80% एनर्जी चाहिए। और अगर हम लोग देखें कि अगर हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या स्ट्रेस में चले जाते हैं, या बहुत ज्यादा डरते हैं या घबराते हैं, या हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हमारी एनर्जी कंजप्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो जब बढ़ जाएगा तो हमारे बाकी ऑर्गन्स को ठीक से एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो एनर्जी और आगे बन नहीं पाएगी। और आप देखोगे जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स डाउन होते जाएंगे, इरिटेशन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगा, और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ेगा, और छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन आना, गुस्सा आना, ये सब और ज्यादा शुरू हो जाएगा। तो जब आप प्राणायाम करते हो और एनर्जी लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो आपका मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। जो आप याद करना चाहते हो वो कम टाइम में याद कर सकते हो, और सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। क्योंकि सही और गलत हम सब जानते हैं, हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई देखो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, लोभ लालच नहीं होना, ये सबको पता है। परंतु हम में से मुक्त कितने लोग हैं? ना के बराबर। हम सब किसी न किसी लेवल पे इन सब प्रॉब्लम से डील कर ही रहे हैं। तो इन सब के लिए जो डील करने के लिए ज्ञान तो सबके पास है, पर वो ज्ञान इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए वो भी आपके अंदर प्राणायाम से आती है। इसलिए आज आप सब लोग जब घर जाओगे, अभी थोड़ी देर बाद जाओगे, तो एक डिसीजन लो जाने से पहले कि आज हम अपने घर के अंदर गुस्सा नहीं लेके जाएंगे, आज हम अपने घर के अंदर अपनी बीमारी लेकर के नहीं जाएंगे, आज हम अपने घर के अंदर टेंशन लेकर के नहीं जाएंगे, वो टेंशन जो अपने दिमाग में बोलते हैं फिर बाकी सबको भी ट्रांसफर करते रहते हैं। आज हम अपने घर के अंदर योग लेकर के जाएंगे, उत्साह लेकर के जाएंगे, और ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि अब तक अज्ञानता में हम जितना बीमार पड़ने थे सो पड़ चुके, अब आगे से बीमार नहीं पड़ेंगे, और उसके लिए हमें योग करना है। तो देखो, अभी तो मैंने आपको आधा 1 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कराया। इसको 1-1 मिनट से शुरू करना और 3 मिनट तक मिनिमम पहुंचाना। 5 मिनट तक करो तो बेस्ट है, पर कम से कम डेली 3 मिनट तो जरूर करना। 3 से 5 मिनट इज वेरी गुड। तो इसे 1-1 मिनट अभी आज से, कल से जब शुरुआत करोगे, सुबह टाइम ना मिले तो शाम को निकाल लेना। कितना गैप होना चाहिए हमारे भोजन के बीच में और योग के बीच में? देखो, जो ये प्राणायाम है, अगर आराम आराम से करो भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, तो ये तो 1-1 घंटे बाद भी हो जाते हैं भोजन के। पर एक जनरल स्टेटमेंट है, जो जनरल रिक्वायरमेंट है, वो है 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए बिटवीन फूड एंड एक्सरसाइज एंड योग आसनों में। एक तो ये करना।
थोड़ा सा भस्त्रिका करना डेली, अपने आप को स्ट्रांग बनाना। और कोई नहीं बनाएगा आकर के हमें स्ट्रांग, हमें वीडियोस, रील्स, इंस्टा ये स्ट्रांग नहीं बना सकता। इसके लिए हमें पर्सनल ग्रूमिंग करनी ही पड़ेगी। और जिम में जाकर के आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकते। वहां पे भी आजकल दिखावे का काम ज्यादा चल रहा है। बोले प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खा खा करके आप अपने शरीर को भी, कई लोग उसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि उससे भी खराब हो जाता है। तो उन सब चीजों से बचने की जरूरत है। आप देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। 2016 की वीडियो है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। 2016 में तो आप और छोटे से बच्चे रहे होंगे, तो ये तब की बात है। तो पूज्य स्वामी जी को तो हम सब जानते हैं, वो योग करते हैं, कराते हैं, उसका परिणाम बहुत बड़े बृहद रूप में है। कभी उसके लिए भी समय निकाल करके आप लोगों तक वो जानकारी भी पहुंचाएंगे। बट ही हैज बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स, कि जो व्यक्तिगत रूप में दिख रहा है। और करीबन, वैसे तो वो बचपन से योग में उनके सौभाग्य था, उनको बचपन से योग का मौका मिला। हालांकि उन्होंने खुद से योग को पहले ट्रीट किया, और जब खुद को ठीक किया और वे गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त की, तो उनके पास, जब वो गुरुकुल से बाहर निकले ना, तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। लेकिन मन में संकल्प था कि भारत माता की सेवा करनी है, और ज्ञान था योग और आयुर्वेद का। तो दुनिया में किसी के पास पैसे मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है कि हमारे पास नॉलेज कितनी है और मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है। तो मेंटली अगर हम स्ट्रांग हैं और हम नॉलेज गेन कर रहे हैं और हमने की है, तो वही चीजें हमारे काम में आ जाती हैं। तो उस संकल्प के साथ वो आगे बढ़े। और आज पतंजलि एक ऐसी संस्था है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली करीबन 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। एक ऐसी संस्था है जिसने विश्व स्तर पे लोगों को मुख्य रूप से हर्बल चीजों की तरफ मोड़ने के लिए सोचने पे जो मजबूर किया। आज से 30 साल पहले जब पतंजलि ने, 20 साल पहले जब पतंजलि ने पतंजलि आयुर्वेद शुरू की, हर्बल प्रोडक्ट्स की बात करनी शुरू की, तब दुनिया के अंदर कोई हर्बल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा था, सब केमिकल की बात कर रहे थे। आज वो लोग बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे पतंजलि का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है। और जब ये कार्य आगे बढ़ा, तो इसमें आगे बढ़ते हुए इतने बड़े बड़े इसके रिजल्ट निकले हैं कि जब आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले स्वामी जी ने कहा कि भाई लौकी का जूस पियो, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि 5 स्टार 7 स्टार होटल में लौकी सर्व की जाएगी। लौकी की वैल्यू इसी रूप में बढ़ी है। आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस, पता है आप लोगों को, आज से करीबन 22, 23, 25 साल पहले एक एमवे नाम की कंपनी एलोवेरा का जूस करीबन 2,500 रुपए, 2,200 रुपए लीटर में सेल किया करती थी, 2,200 रुपए लीटर। और आज भी इतने साल हो गए उस बात को, 22 साल बाद भी पतंजलि का जो एलोवेरा जूस है वो 200 रुपए लीटर में सेल होता है। सोचो, ये विदेशी कंपनियां भी कितना लूटने का काम करती हैं। अगर पूज्य स्वामी जी ने हमें उनके प्रति सजग किया तो क्या गलत किया? ये तो अच्छा ही हुआ ना हमारे साथ में। और भी बहुत सारे रूपों में, क्योंकि आजकल ना लोगों की मेंटेलिटी चेंज की जाती है। ये जो आपके सामने एडवर्टीजमेंट रखे जाते हैं, कल ही मैं एक डॉक्यूमेंट्री सुन रही थी मैक्सिको के ऊपर, कि मैक्सिको के अंदर भी जो लोग थे ना, वो वहाँ के जो लोकल पेय थे उनका सेवन ज्यादा किया करते थे। जैसे अपने यहाँ हरियाणा में तो क्या बोलते हैं उसको, राब बोलते हैं, गुजरात में क्या बोलते हैं, जो बनाते हैं ना उससे अपना अलग अलग अन्नों का प्रयोग करके उसको थोड़ा सा खमीर उठा करके, क्या बोलते हैं, राबी बोलते हैं ना। ऐसे मैक्सिको में भी इन्हीं सब चीजों का चलन था। लोकल जो उनके ड्रिंक्स बनाए जाते थे ना, वो इसी तरीके से जैसे अपने यहाँ नींबू पानी पिया जाता, भाई दुनिया में यही तो था ना। तो लोग अपने अपने प्रकार के जो भी अन्न उनके होते थे, उनसे उन लोगों ने वो अपने पेय बनाने शुरू किए थे। लेकिन 1900 के आसपास में जब कोको कोला कंपनी आई, तो उस कंपनी ने जब वहां पे अपना एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया, तो उन्होंने ये दिखाना शुरू किया कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक जो है, कोको कोला जो है, ये नया कूल है। और जो अपनी बहन से प्यार का एक एडवर्टीजमेंट बनाया कि भाई एक लड़की है, वो धूप में थकी हुई है, उसको पसीना पसीना आ रहा है, उसका भाई जो है उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आता है, कोक। तो वो दिखाते हैं कि भाई अच्छा भाई अपनी बहन को कोक देता है, अच्छी बहन अपने भाई को कोक देती है, अच्छे माता पिता अपने बच्चों को कोक देते हैं। ऐसे करते करते आज उस देश के अंदर हर एक व्यक्ति करीबन डेली रूप में, ये बताया उस रिपोर्ट ने बताया कि 2.5 लीटर कोक डेली का पी रहा है बंदा वहां, डेली। तो आप ये सोचो, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से उनको अपना सामान बेचना था। और ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हमारे ऊपर भी लागू की गई। हमारे देश के अंदर तो गोरे और काले के ऊपर इतनी बहस छिड़ गई, बोले वो लड़की गोरी नहीं होगी तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए उसको फेयर एंड लवली लगानी चाहिए। ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना है। फिर लड़कों का भी फेयर एंड हैंडसम लेकर के आ गए। स्वामी जी तो कहते हैं इतनी अच्छी क्रीम है तो हमारी भैंस के पुट्टे पे लगा दो, गोरी हो जाए तो बता देना, संभव ही नहीं है।
हमारे दिमागों के साथ में खेला जाता है, हमें उन सब चीजों का आदी बनाया जाता है। आज हमें डोमिनोज का आदी बनाया जा रहा है, पिज्जा हट का आदी बनाया जा रहा है, सबवे का आदी बनाया जा रहा है। आज हम लोगों को घरों में लोग पहले भी कॉफी चाय बना के पिया करते थे, लेकिन हम लोगों को ये कॉफी की भी जितनी ब्रांड्स आती है उनका आदी बनाया जा रहा है। हमें लगता है वहां जाकर के पियेंगे तो पता नहीं क्या खौफ बढ़ेगा, क्या होगा। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, और इन सब चीजों से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन हमारे दिमागों से जानबूझ करके टैक्टिकली खेला जाता है। इसीलिए अपनी ज्ञान परंपरा पे आना बहुत जरूरी है, जहां हमें सही और गलत का निर्णय लेना सिखाया जाता है। राब पियोगे तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, और विशेष रूप से गर्मी में उसको पिलाया जाता है ताकि लोगों को एनर्जी मिले, और अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के पेय बनाए जाते हैं जिनसे शरीर को एनर्जी मिले। अब जैसे एक वो अपने यहाँ क्या बनाते हैं, जैसे मान लीजिए चने को या फिर जौ के आटे का सत्तू बनाते हैं। अब वो सत्तू इंसान गर्मी के अंदर पीता है तो सत्तू उसको बहुत लाभ करता है, और उसके अंदर का अन्न उसको पचाना हैवी भी नहीं होता, और साथ में उसको जो है एनर्जी भी खूब मिलती है, वहां से अच्छा वाला प्रोटीन मिलता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो डिब्बाबंद प्रोटीन खाना है, क्योंकि हम लोगों को कंज्यूमरिज्म में फंसना है, कैपिटलिस्ट में चीजों में फंसना है। लेकिन फायदा तो कुछ नहीं है ना। बॉडी को क्या मिल रहा है, शरीर कमजोर है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को छोटी छोटी उम्र में डायबिटीज हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है। तो आप ये सोचो कि हमें ऐसी कंडीशंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक बेहतर देश, और वो बनाने की किसी और की जिम्मेदारी नहीं, वो हम सबकी जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी को पूरा कैसे करना है, हम लोगों को अपने मस्तिष्क को खोलना है, अपनी सोचने की क्षमताओं को विकसित करना है। जो दिख रहा है उस पे नहीं जाना, बल्कि जो सही है उसको समझने का प्रयास करना है। आप ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो अपने आप सही चीजें मिलनी भी आपको शुरू हो जाएंगी, भगवान भी आपको सही रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे। और भगवान तो हमेशा दिखा रहे हैं, लेकिन उसको सुनने के लिए, देखने के लिए हमारा भी तो सामर्थ्य हो ना। वो सामर्थ्य के लिए हमें एक मजबूत मन चाहिए, हमें एक खुला दिमाग चाहिए, हमें संकीर्ण सोच नहीं चाहिए। ये तो और भी ज्यादा संकीर्ण है ना, कि हम एडवर्टीजमेंट में फंस करके अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं, अपने खाने का डिसीजन ले रहे हैं। इससे बड़ी संकीर्णता क्या होगी। और जो भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति है वो संकीर्ण संस्कृति नहीं है, वो बहुत ही ओपन थिंकिंग वाली संस्कृति है। आप सोच करके देखो, दुनिया के अंदर जब भगवान के नाम पर लोगों को बांटा जाता है, भाई आपकी ये परंपरा कि आपको इतने बजे जाकर के ये वाली पूजा करनी है अलग अलग प्रकार की, ऐसे मतलब कि डेली में शेड्यूल बना दिया जाता है। आपको संडे में जाना ही जाना है, आपको फ्राइडे में जाना ही जाना है, आपको इन्हीं भगवान को पूजना है, इनको पूजोगे तो ठीक हो वरना तुम काफिर हो। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में डाली जाती है, उस तरह से चलती। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म की बात करो, आप जिस भगवान को पूजना चाहो आप उस भगवान को पूजो, आप जिस पद्धति से पूजा करना चाहो उस पद्धति से पूजा कर लो। उत्तर भारत में जाओगे पूजा पाठ करने की पद्धति अलग मिलेगी, दक्षिण भारत में अलग मिलेगी। और आपको भगवान भी क्यों अलग अलग स्वरूप क्यों, भाई भगवान तो एक ही है। लेकिन जिसको मन करता है कि जिसको लगता है कि मेरा कनेक्शन भगवान श्री राम जी वाले कैरेक्टर से ज्यादा मैच होता है, तो वो उसमें जाकर के शांति अनुभूत करता है, क्योंकि भगवान श्री राम के गुण अलग रूप से दिखाए गए। वो शांत हैं, वो विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ब्रॉड है। लेकिन उसी समय दूसरे समय पे जब जरूरत पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा पराक्रमी भी है और इसके साथ में दूसरों के दर्द को बहुत ज्यादा महसूस भी कर पाते हैं। वहीं जब आप भगवान श्री कृष्ण की बात करते हो तो उनके पास चीजों को समझने के लिए, टेक्निक्स को समझने के लिए एक बहुत ही अलग प्रकार का मस्तिष्क है, और वो भी दूसरों की पीड़ा को समझते हैं। क्योंकि जब आप उन्हें देखते हो तो वो जब भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र आते हैं, उनको अपने मित्र के लिए जो है वो नंगे पैर भी चले जाते हैं, तो वो एक अलग स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को दिखाई देते हैं। वहीं जब आप भगवान शिव की बात करते हो तो वो एक रौद्र स्वरूप है, लेकिन वो बहुत भोले भी हैं। तो अलग अलग रूपों में, या भगवान के अलावा आप किसी देवी की बात करो तो आप जब उन रूपों से, जिस भी रूप से आप कनेक्ट करो उस रूप की पूजा करो। इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम सुबह ना कर पाओ तो शाम को कर लेना। हालांकि सुबह करने में ज्यादा सात्विकता रहती है, पर लाभ तो आपको शाम को करने से भी मिलेगा। और इतनी ज्यादा अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी है या संकीर्णता नहीं है कि हर किसी को आप सम्मान दो, कि जो जिस पद्धति को फॉलो कर रहा है हम तो भाई उसको सम्मान देते हैं।